All right, so a very happy morning, everyone. So today we are going to analyze the Hindu newspaper, and the date is 22nd of November, and the day is Wednesday. So let's move on to our first news, and the first news is let's zoom in a little. The first news is the first visuals of 41 persons trapped in tunnel emerged. तो जो लोग भी मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, वी नो दैट 40 वर्कर्स हैव बीन ट्रैप्ड इन सिलक्यारा टनल. कहां पे? इन सिलक्यारा टनल. सिलक्यारा टनल में वो लोग ट्रैप हो गए हैं और उनको हम लोग निकाल नहीं पाए हैं, है ना. और कब से वो लोग ट्रैप है? सिंस नवंबर 12, और आज हम लोग जानते हैं इट्स 22nd ऑफ नवंबर, राइट. तो अभी तक उनको निकाला नहीं जा पाया है, बट उनका आज एक गुड न्यूज ये है कि उनका फर्स्ट विजुअल आया है हमारे पास. एक पाइप के थ्रू कैमरा उनके पास भेजा गया और उस कैमरे में सबको बोला गया कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कराओ, एंड द वर्कर्स वर इन द गुड शेप. ठीक है. स्ट्रेस तो ऑब्वियसली होना लाजमी है, उतने दिनों से टनल के अंदर है. तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है. एंडोस्कोपिक कैमरा के थ्रू हम लोगों को वो विजुअल्स आया है. सेंट इन थ्रू 6-inch पाइप विच वाज ड्रिल्ड थ्रू डेब्री एंड हॉरिजॉन्टल ड्रेनिंग टू क्रिएट अ सेफ पैसेज रेज्यूम्स. ठीक है. हॉरिजॉन्टल पैसेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ना रोक दिया गया था, क्योंकि उनको लगा ना कि वो डेबरी जो है ना वो वापस कोलैप्स न कर जाए, तो इसकी वजह से उसको रोक दिया गया है. और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि द एजेंसीज ट्राई टू सेंड कुक्ड फूड. अभी तक उनके पास कुक्ड फूड नहीं जा रहा था, है ना. वो ड्राई मील जो होता है ना वो जा रहा था. और ये एक डेवलपमेंट जो कि पॉजिटिव है. ठीक है. और उनको मतलब वहां से निकालने का पूरा कोशिश चल रहा है. बट इसको हम लोग एकदम, ये आप ध्यान रखना है, इसको आप मेंस एग्जामिनेशन में जरूर कोट करोगे आंसर राइटिंग में. पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सिलक्यारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सिलक्यारा इंपॉर्टेंट हो गया, चारधाम यात्रा इंपॉर्टेंट हो गया, चारधाम यात्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, चारधाम यात्रा रोडवे प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया. तो ये सब पीटी के लिए. बट मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करने का एक नेगेटिव एग्जाम्पल आया है. दिस इज नेगेटिव. इफ यू आर नॉट एबल टू टेक वर्कर्स आउट ऑफ दैट ट्रैप, which means for 10 long days, which means it's a big deal, right? तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा, है ना. सक्सेस हम लोग होंगे होपफुली एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, बट ये नेगेटिव एग्जांपल होगा और इसको आप लोग कोट कर सकते हो एग्जांपल में बहुत आराम से. ठीक है ना. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड दैट इज नेतान्याहू एंड हमास चीफ हिंट एट अ डील ऑन गाजा ट्रूस. देखो, ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जाएगा, है ना. ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है. आप लोगों को पता है, सबको हिस्ट्री पता है, अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करते हो तो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था किस पे? इजराइल पे. और उसके बाद इजराइल ने जो मतलब उसके बाद फॉलो किया, राइट. इजराइल ने क्या किया? गाजा पे अटैक किया, और वो अटैक बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट था. और उसके बॉम्बिंग का रिजल्ट ये हुआ कि मतलब एकदम लार्ज लेवल डिस्ट्रक्शन हुआ है गाजा का. प्लस में जो मतलब लाइव लॉस्ट हुआ है उसमें मतलब 11,000 प्लस, राइट. ये 2-3 दिन पुराना ही डेटा मान लेना इसको. उतने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, या उससे बहुत ज्यादा अभी ये एस्टिमेटेड है. ठीक है. रियल पिक्चर हमें नहीं पता है कितने लोग डिसलोकेट हो गए हैं. ठीक है. तो अभी जो है ना, अभी इजराइल और गाजा दोनों ने मतलब हमास दोनों ने हिंट किया है पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो है ट्रूस का, राइट. तो ट्रूस में क्या कह रहा है? हमास कह रहा है, हमास इज सेइंग कि उनके पास जो कैप्टिव्स हैं, ठीक है, वो उन कैप्टिव्स को रिलीज कर देंगे. मुझे लग रहा था कि ये कैप्टिव्स उन्होंने रखे नहीं होंगे, अभी तक उन्होंने मार दिए होंगे, बट समहाउ यू नो कि उन्होंने रखा हुआ था उन कैप्टिव्स को तरीके से, है ना. उनको बचा करके रखा हुआ था. तो उन्होंने बोला है कि वो रिलीज करेंगे, और इजराइल ने इन रिटर्न बोला है कि वो भी बॉम्बिंग इन रिटर्न, बॉम्बिंग उसके बाद वो रोक देंगे. इनका कंडीशन यही था कि बॉम्बिंग मैं तब तक नहीं रोकूंगा जब तक कि मेरे कैप्टिव्स रिलीज नहीं हो जाते हैं, जो इजरायली सिटीजन्स हैं. कुछ 230 के आसपास उनके पास वो कैप्टिव्स हैं. और बॉम्बिंग एक तो स्टॉप करेगा,
ये इजराइल ने बोला है, और दूसरा बोला है कि उसके पास भी कोई अगर प्रिजनर है हमास का तो उनको वो रिलीज करेगा। ये एक ट्रूस है। और ये ट्रूस ब्रेक कौन करा रहा है, ये डील डील करा कौन रहा है? तो डील करा रहा है, मीडिएट कर रहा है कौन? कतर, है ना? कतर, ये कतर मीडिएट कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना, यही चीजें यहां पे दी हुई हैं इस वाले न्यूज आर्टिकल में, ठीक है। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द लीडर ऑफ हमास, Ismail Haniyeh, said on Tuesday that truce agreement with Israel was close, and Prime Minister Benjamin Netanyahu said he hoped for good news soon about hostages, the most optimistic signal so far on a deal to pause fighting and free captives, right? इसी के बारे में यहाँ पे हमास ऑफिशियल्स वर क्लोज टू रीचिंग अ ट्रूस एग्रीमेंट विद इजराइल एंड द ग्रुप हैज डिलीवर्ड इट्स रिस्पॉन्स टू कतरी मीडिएटर्स, मिस्टर हेनिया सेट इन अ स्टेटमेंट, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर नेतान्याहू, according to remarks released by the Israeli Prime Minister's office, said, "We are making progress. I don't think it's worth saying too much, not at even this moment, but I hope there will be good news soon." ये पीएम के ऑफिस ने कहा है। The long-awaited agreement, which would see the first truce of the war and first mass release of those held by both sides, was in its final stages and closer than it has ever been, right? Said a source. ठीक है? This was echoed by US official who said it was closest we have been to a hostage deal, right? तो सब लोग मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो है ये नेगोशिएशन लगभग फाइनल होने वाला है, ठीक है, और इसमें आने वाला है, ये बहुत जल्दी हम लोगों के न्यूज में आ जाएगा, ठीक है। हमास ऑफिशियल टोल्ड अल जजीरा टीवी को अगर हमास ऑफिशियल ने कुछ बोला है मतलब वो ऑफिशियल न्यूज मानो, ठीक है। दैट नेगोशिएशंस वर सेंटर्ड ऑन हाउ लॉन्ग द ट्रूस वुड लास्ट, arrangements for delivery of aid to Gaza and details of the exchange of captives of both sides would free women and children, and details would be announced by Qatar, which is mediating in the negotiations, said official Isatil Rashik, right? तो ये सारे डेवलपमेंट्स है और ये बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये आईआर के पर्सपेक्टिव से जब हम लोग देखेंगे, ये आईआर का ही न्यूज है, ये तो हम लोग जानते हैं। आईआर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये सक्सेस का एग्जांपल, अभी ये जो ट्रूस वाली बात है ना, ये सक्सेस का एग्जांपल है। तो कहीं और भी अगर कुछ इस तरह की बात होती है ना, कहीं किसी और भी कंट्री में, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन वॉर में चल रहा है, तो कोई अगर आपसे सॉल्यूशन पूछता है कि व्हाट डू यू थिंक कैन बी एप्ट सॉल्यूशन फॉर रशिया एंड यूक्रेन वॉर, तो उसमें आपको ये बात बोलना होगा कि जिस तरीके से कतर ने मीडिएट किया बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन या इजराइल एंड हमास, उसी तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई एक कंट्री को एज अ मीडिएटर एक्ट करना चाहिए और एक ट्रूस के लिए एक डील बनाना चाहिए टू विच बोथ साइड्स मस्ट अग्री। और वो डील देखो इसमें न्यूट्रल है, ये डील ना थोड़ा बहुत, हालांकि लॉस हमास ही है, बट फिर भी एक डील ब्रेक करने के लिए किसी को लॉस, किसी को वो ईगो इशू नहीं बनना चाहिए, है ना, और तभी आप डील कर पाते हो किसी भी मैटर पे, राइट। तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग। तो कहीं पे भी टू कंट्रीज में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक कंट्री, वहां पे देखो कतर कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, राइट, इन द ट्रूस पैक्ट दैट इज अबाउट टू अनाउंस बाय बोथ द कंट्रीज, ऑलमोस्ट अनाउंस्ड, राइट। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ऑलराइट। आंसर राइटिंग में सक्सेस का एग्जांपल में हम लोग इस ट्रूस पैक्ट को जरूर यूज करेंगे, कतर का रोल उसमें यूज करेंगे, डिफरेंट नेशंस का रोल यूज करेंगे, है ना, ये सारी चीजें हम लोग उसमें यूज करेंगे, ऑलराइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखो ये वाला न्यूज जो है ना, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ईडी ऑर्डर्स अटैचमेंट ऑफ 752 करोड़ एसेट्स इन नेशनल हेराल्ड केस। ये एक नेशनल हेराल्ड केस है, ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब का बहुत फेवरेट है। और सुब्रमण्यम साहब का क्या है कि
वो कोई भी केस फाइल करते हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हारते ही नहीं है ना। उनके पास पता नहीं वो फैक्ट्स कहां से आ जाते हैं, जो वो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर के पेश करते हैं और वो केस जीत भी जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बोला, इसमें कुछ नहीं, नेशनल हेराल्ड पे एक केस लगाया हुआ है, किसका, मनी लॉन्ड्रिंग का, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने केस लगाया हुआ है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है, इधर का पैसा उधर किया हुआ है, और उसके पास डेटा और फैक्ट्स के साथ उनके पास कुछ है, ठीक है। तो बस इतना ही, इसमें कुछ नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा तो उसमें आप नेशनल हेराल्ड केस आप उसमें कोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज है। तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग केस कहां पे आएगा, है ना, कहां पे आएगा, जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में, जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में, राइट, बस, ठीक है। वहां पे नेशनल हेराल्ड केस, आपको एक केस मैंने दे दिया, वो आपको याद रहना चाहिए। देखो ये है प्राइड ऑफ असम, राइट। यहां पे अब ये इंपॉर्टेंट है, सी ये ना फर्स्ट पेज का न्यूज है और ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो यहां पे क्या है, ये वन हॉर्न्ड राइनोस एंड देयर बेबीज ग्रेजिंग इन पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ऑन ट्यूसडे। फैक्ट्स क्या क्या मिले हम लोगों को, हम लोगों को फैक्ट्स मिला क्या, कि वन हॉर्न राइनोस, है ना, और ये कहां पे मिलता है, ये मिलता है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, पवित्रा, है ना, पवित्रा, ठीक है, WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोरीगांव, है ना, है कहां पे, असम। ये चारों फैक्ट्स ना इंपॉर्टेंट है हमारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीटी में ये ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको उसी हिसाब से इसको करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये एट ब्रिक्स समिट जी कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है, इमीडिएट सीज फायर की बात की गई है। आपको याद है सीज फायर के नाम पे ना किसी ने हामी नहीं भरी है, ठीक है, सीज फायर के लिए किसी ने नहीं बोला है, क्योंकि इजराइल इस पे बहुत ज्यादा एडमेंट है कि मैं सीज फायर तो नहीं करने वाला हूं। तो इसका मतलब ये किसके साइड पे है, ये अगर मान लो इस सीज फायर के लिए कौन मना कर रहा है, सीज फायर के लिए मना कर रहा है इजराइल, राइट। और अगर आप बात कर रहे हो इजराइल की, देखो ये ना मैं इंटरनेशनल रिलेशंस आपको सिखाने बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई किसी न किसी की साइड लेता है, फेवर लेता है, कोई ये एहसान कोई किसी के ऊपर नहीं करता है। तो आपको वो चीज समझना है, ठीक है। अगर यूएसए कह रहा है कि सीज फायर की बात नहीं करनी है, अगर यूके कह रहा है कि सीज फायर की बात नहीं करनी, अगर इंडिया कह रहा है कि सीज फायर की बात नहीं करनी, और इजराइल भी ये कह रहा है कि सीज फायर की बात नहीं करनी है ना। अगर सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं, मतलब किसको फेवर कर रहे हैं, इजराइल को फेवर कर रहे हैं। और अगर मान लो पैलेस्टाइन कह रहे हैं कि सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ, और चाइना ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है सीज फायर कराओ, किसके साइड पे है, पैलेस्टाइन के साइड पे है, ठीक है। तो ये किसको फेवर कर रहे हैं, ये पैलेस्टाइन को। यूएनएससी का रेजोल्यूशन वो याद करना है, यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उस रेजोल्यूशन में क्या था, यूएनएससी रेजोल्यूशन में वो यही कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि इजराइल को वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इजराइल जो है वो बहुत गलत कर रहा है, बट वो हमास को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यूएस, यूके और रशिया ने क्या बोला कि हम एब्सटेन करेंगे, हम वोट करेंगे ही नहीं, है ना। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन किसका फेवर कर रहा है, ये हमें समझना होगा, ठीक है ना। तो ये आईआर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप समझ गए कि कौन किसको, और आपको ना समझ में आएगा, इतना मजा आएगा क्योंकि कितना ब्रेन गेम है ना। तो इसमें आप ये नहीं समझना है, इसको आपको इस तरीके से नहीं लेना है कि मतलब ये मतलब कोई किसी को फेवर, और कोई बहुत अच्छा कंट्री है, यूएस के प्रेसिडेंट अगर पहुंच गए इजराइल, या यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर पहुंच गए इजराइल, मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि वो लोग उनको फेवर करने गए, आपको ये समझना है कि इजराइल कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इसमें इस वाले में यही दिया हुआ है, ऑल पार्टीज इन्वॉल्व in the Israel-Palestinian conflict should immediately cease fire and suspend hostilities. Chinese President Xi Jinping addressing virtual summit of BRICS leaders on Tuesday. ठीक है, ईएम जो है अपने एस जयशंकर साहब, वो भी उस मीटिंग थे, who represented Prime Minister Narendra Modi at the summit after the latter decided to skip it, condemned the killing of civilians in conflict, but stopped short of
echoing the Chinese demand for a ceasefire in Gaza. ये आपको समझ में आया? इंडिया विल नेवर डिमांड फॉर सीज फायर इन गाजा बिकॉज इंडिया दोनों को बैलेंस करके चलता है. आपको कल वाले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिटिसाइज किया था किसको, हमास अटैक को, एज वेल एज ही कंडेम द सिविलियन कैजुअलिटीज इन गाजा, दोनों. लेकिन सीज फायर का वो डिमांड नहीं करेंगे बिकॉज इजराइल कहीं ना कहीं उससे नाखुश हो जाएगा. ठीक है ना. Mr. Z called for a safe passage for humanitarian relief and pressed for an end to the forced relocation of Gaza Strip's civilian population. The supply of water, energy, and electricity must also be restored. The Palestinian enclave, which has been battered by Israeli bombs, Mr. Z said. ठीक है. The Chinese president added that the only way out of the long-standing Israel-Palestinian crisis is to implement the two-state solution. Two-state solution इसका डिमांड ना इंडिया भी करता है. तो देखो मेंस के लिए आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी ही आपको बताया दिए दे रहा हूं. चांसलरशिप होता है, चांसलरशिप होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपको क्या लगता है गवर्नर के पास होना चाहिए या फिर सीएम के पास होना चाहिए? एक ये, और दूसरा टू स्टेट सोल्यूशन क्या है भाई और क्यों है, और आपको क्या लगता है कि कैसे ये, क्योंकि ये इंडिया का भी स्टैंड है. इंडिया एज वेल आस्क्स फॉर द सेम थिंग दैट टू स्टेट सोल्यूशन इज ओनली वे आउट. नाउ ये न्यूज कहता है कि भाई पेज नंबर 12 पे आपको जाना चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 12, है ना. एट ब्रिक्स ये वाला था. मिस्टर सी sought to restore legitimate rights of Palestinian nation and establish a sovereign and independent state of Palestine. He cautioned that without a fair solution of Palestinian question, there can be no lasting peace and stability in West Asia. ठीक है. He urged all the parties in raging conflict to stop all violence and attacks targeting civilians and release civilian detainees. To stop the loss of any more lives, he urged Israel to stop targeting Palestinian civilians as a collective punishment. देखो ये collective punishment है ना, as a collective, ये की phrase है, as a collective punishment है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है. ठीक है. मिस्टर जयशंकर expressed India's concern about the situation in Gaza and called for direct and मीनिंगफुल नेगोशिएशन. की फ्रेज है एकदम, सीधा डाल लो अपने नोट्स. बिटवीन इजराइल ऑथोरिटीज एंड द पैलेस्टीनियंस. ठीक है. द ऑनगोइंग इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा is causing immense human suffering, including to civilians, the elderly, women, and children. Meanwhile, South Africa and Israel have stepped up diplomatic war with South African government formally referring Israel to the International Criminal Court to be investigated for alleged war crimes over its bombardment of Gaza Strip in retaliation for Hamas attack. अब यहाँ पे ये आपको बहुत क्लियरली नजर आना चाहिए कि साउथ अफ्रीका एंड इजराइल ये दोनों जो है ना ये एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं और ये लोग आपस में भिड़ गए हैं. साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इनको रेफर किया है कहां पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जहां पे अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये इंस्टीट्यूशन जो है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज द न्यूज आई वाज टॉकिंग अबाउट. इजराइल लिस्ट्स लश्कर तैयबा एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. देखो हमास को, अब आपको देखो इंडिया का ना, मतलब इंडिया का अभी फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में इंडियन गवर्नमेंट मतलब बहुत सरप्राइजिंगली वेल कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. हम लोग ना हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते. ये मैं 2-3 दिनों से, मतलब जब से भी मैं, आप मेरा वीडियो एनालिसिस देखोगे तो उसमें मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूं बिकॉज ये आपको ऑप्शंस में आ जाएगा कि हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज नॉट द केस. अभी तक ये केस नहीं है. क्यों नहीं है? ये आर्टिकल का, ये इस पीस का हेडलाइन बताता है. इजराइल लिस्ट्स लश्कर तैयबा एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. एलईटी जो है ना, एलईटी पता ही है लश्कर तैयबा इंडिया के लिए कितना खतरनाक है और इंडिया पे बार बार ये अटैक करता रहता है. कश्मीर में विद इन कंट्री ये बहुत ज्यादा अटैक्स करता है ना. ये इंडिया के अगेंस्ट ही टेरर एक्टिविटी करता है और उसी के लिए है. लेकिन उसको इजराइल ने ना अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया था.
इंडिया को इजराइल ने बोला कि हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप डिक्लेयर करो। ये स्टेटेड नहीं है, ये पब्लिक में नहीं है, बट डीप इनसाइड डिप्लोमेसी के टर्म्स में इन्होंने जरूर अपना कंडीशन रखा होगा कि मैं हमास को क्यों करूं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर, जबकि आपने लश्कर तैयबा को अभी तक नहीं डिक्लेयर किया है। और अदरवाइज आप मेरे को ये बात बताओ, अगर ये बात नहीं होगी, अगर इस बात की अर्जेंसी नहीं होगी, तो इन द मिड्स ऑफ द वॉर इन विच इजराइल इज इन्वॉल्व, उस वॉर के बीच में अभी तो लश्कर तैयबा ने कोई अटैक किया भी नहीं है। चाहे मुंबई अटैक किया होता, चाहे कोई अटैक किया होता, उस टाइम पे वो डिक्लेयर करता, बात समझ आती। लेकिन इनको ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई कि एलईटी को डिक्लेयर करना चाहिए एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर। उस समय इन्होंने नहीं किया। जरूर इंडिया ने कहा होगा कि आप डिक्लेयर करो, बट दे डिड नॉट। और अभी जब हमास को, अभी कुछ दिनों में न्यूज आ जाएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई एम होपिंग कि कुछ दिनों में न्यूज आ जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट एज वेल लिस्टेड हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया पहले कोई भी चीज क्या करता था, अनकंडीशनली दे देता था कि हाँ आपने कहा कि हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करना है, और हमने कर दिया भावनाओं में बह करके। बट अभी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को टर्म्स में ध्यान में रखा जाता है। किसी के डिक्टेट्स हम नहीं लेते हैं, चाहे वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट पे हो, या कोई भी रशिया यूक्रेन वॉर पे अपने स्टैंड को लेकर के हो, चाहे इजराइल पैलेस्टीन वॉर में स्टैंड को लेकर के हो, किसी भी चीज में वी डू नॉट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इज डिक्टेटेड बाय द अदर नेशन अपॉन अस। नो। So this is a success for the Indian diplomacy, right? तो इसको हम लोग, ये वैसे तो न्यूज कंप्लीट है, बट फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। Ahead of 15th anniversary of 26/11 Mumbai terror attacks, Israel on Tuesday listed Pakistan-based militant organization Lashkar-e-Taiba as terror outfit. An official announcement from Tel Aviv said the move is in sync with Israel's attempt to support a global war on terror. इनको अभी ध्यान आया है ना, ऐसा नहीं कि हमास अभी पनपा है, हमास बहुत पुराना वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लश्कर तैयबा के अटैक को क्रिटिसाइज करना एक अभी तक इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ग्लोबल वॉर टेरर चल रहा है और उसमें इनको करना चाहिए, राइट। बट अभी इन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया, बिकॉज इंडिया इज नॉट बजिंग, India is not accepting their demand to declare Hamas as a terrorist organization. इंडिया ने बोला होगा मैं करूंगा, पहले तुम एलईटी को तो डिक्लेयर करो, और तभी उन्होंने ये इन द मिडल ऑफ द वॉर उन्होंने ये चीज डिक्लेयर किया, ठीक है। डिस्पाइट नॉट being requested by the government of India to do so, the state of Israel has formally completed all necessary procedures and has satisfied all required checks and regulations to the result of introducing Lashkar-e-Taiba into Israeli list of illegal terror organizations, said the official Israeli announcement. बताओ इंडिया, ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अभी रिक्वेस्ट भी नहीं किया हो, और मतलब ऑफिशियली, ऑफ कोर्स ऑफिशियली रिक्वेस्ट नहीं किया हो, ठीक है, लेकिन गया तो होगा ही, ठीक है, तभी तो उनको याद आया। नहीं तो अभी जितना सीरियस सिचुएशन में इजराइल है, उतना सीरियस में सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन ही हो सकता है, बाकी लोग का सब ठीक ठाक चल रहा है ना। Alright, the announcement comes in the backdrop of Israel ambassador to India Noor Gilon's statement that Israel has been urging India to ban Palestinian militant group Hamas, as New Delhi has not so far proscribed it. ठीक है, देख लिया, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप डिक्लेयर करो, हम कर नहीं रहे, हम नहीं करेंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा हमारी बात, सुनो फिर हम भी सुनेंगे। लश्कर तैयबा इज अ डेडली एंड reprehensible terror organization responsible for the murder of hundreds of Indian civilians as well as others. Its heinous actions on November 26, 2008 still reverberate in the force through all peace-seeking nations and societies, said the announcement. समझ गए है ना। तो ये कोई एहसान नहीं किया है, इनको हमास को डिक्लेयर कराना है, इसके लिए इन्होंने पहले लश्कर तैयबा को उन्होंने डिक्लेयर किया, एंड दिस इज अ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज चाइनीज प्रीमियर ली किंग टू अटेंड G20 वर्चुअल मीट। G20 का वर्चुअल मीट होने वाला है,
उसमें प्रेसिडेंट जी जिनपिंग नहीं आएंगे, उनका वहां के प्रीमियर आएंगी। और ये बात वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन माओ निंग ने बताया। ठीक है। चाइना ऑन ट्यूसडे अनाउंस दैट प्रीमियर ली किंग विल अटेंड द वर्चुअल G20 लीडर समिट at India's invitation and hope that meeting will address global challenges through cooperation and make positive contributions to economic recovery. The G20 virtual summit on Wednesday will take forward key outcomes and action points formed up at the annual conclave of grouping in September under India's presidency, the MEA in New Delhi said in a statement. The summit will also delve into impact of ongoing Russia-Ukraine war and the इसराइली हमास कॉन्फ्लिक्ट। इसको वॉर नहीं बोला जा रहा है, ध्यान रखना, इसको वॉर नहीं बोला जा रहा है। ठीक है। क्यों नहीं बोला जा रहा है? वो स्टेट का डेफिनेशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। स्टेट इज द ओनली ऑथोरिटी हु हैज लेजिटिमेट पावर टू यूज फोर्स। ठीक है, लेजिटिमेट पावर टू यूज force, ठीक है ना। Mr. Lee will attend the meeting at the invitation of Indian government, China's foreign ministry spokesperson Mao Ning said, addressing the media. In the face of volatile international situation and sluggish economic recovery, it is all the more important for the G20 to reinforce partnership, address global challenges through cooperation, and make positive contribution to the world economic recovery and global common development. Global common डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी, है ना, ग्लोबल कॉमन डेवलपमेंट, ये सब क्या है? ये सब एकदम आपके लिए की फ्रेज है, आपको ध्यान रखना है। पेज नंबर 12 पे जाने के लिए बोल रहा है। लेट्स गेट देयर। चाइना होप्स दैट वर्चुअल समिट कैन पुल कंसेंसस एंड सेंड पॉजिटिव सिग्नल टू दिस एंड, शी सेड। द समिट इज एक्सपेक्टेड टू पुश फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डिसीजंस taken at the bloc's annual summit in New Delhi over 2 months back. Leaders of all G20 members, including the chair of African Union, as well as 9 guest countries and heads of 11 international organizations have been invited to attend the virtual summit. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, गुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। SC calls for collaborative efforts to bring children into adoption pool. क्या मतलब है? ये क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हमारे लिए सोसाइटी वाले पार्ट में, सोशल जस्टिस वाला सोसाइटी GS1 में, सोशल जस्टिस वाले पार्ट में जो GS2 का पार्ट है, ठीक है, सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल, वहां पे ये सब हर जगह पे ये वाला यूज होगा। चिल्ड्रन तो मतलब वल्नरेबल सेक्शंस में भी आ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी ये वाली चीजें हम लोगों के लिए काउंट करेंगे। ऑलराइट, यहां पे हम लोग ये थोड़ा सा इसका सब पॉइंटर पढ़ते हैं, यहां से थोड़ी सी हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। The court orders states and UTs to begin bi-monthly drive to identify children in orphaned, abandoned and surrendered category in institutions starting December 7. स्टेट को कोर्ट ने ऑर्डर, स्टेट और यूटी दोनों को इन्होंने ऑर्डर किया कि तुम ऑर्फेंड, अबैंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन का ना लिस्ट बनाओ। ठीक है, इसको ना OAS कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OAS। देखो मुद्दा क्या है, इशू क्या है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो चाइल्ड एडॉप्शन के लिए है, चाइल्ड एडॉप्शन के लिए, राइट, चाइल्ड एडॉप्शन के लिए पेरेंट्स ज्यादा है ना, कि मुझे चिल्ड्रन एडॉप्ट करना है और चाइल्ड की अवेलेबिलिटी है कम। ठीक है, चाइल्ड की अवेलेबिलिटी है कम। चिल्ड्रन अवेलेबल है मान लो 2146, ये डेटा मैं इसे न्यूज पीस से है, 2146 चाइल्ड अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए, और जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है वो कितने हैं? वो है 30669, मतलब 30,669, 30,669 के प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स के अपेक्षा जो चिल्ड्रन अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए वो कितने हैं? 2146। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला है कि यहां पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि आप ऐसा करो कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि ऑर्फेंड का, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन का नंबर इतना कम हो। तो उन्होंने बोला है कि यू लुक फॉर देम एंड गेट देम इनटू द एडॉप्शन लिस्ट, सो दैट वो जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं
उन प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स को इन चिल्ड्रन को एडॉप्ट करने में हेल्प किया जाए, उससे क्या होगा, दोनों की चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी. दिस इज व्हाट हैव बीन said in this article, right? So let's take a look in what they have given in this article, right? The Supreme Court said on Saturday that children living in child care institutions whose parents had not visited them for over a year or had unfit parents or guardians should be identified and brought into the adoption pool. कोई भी चिल्ड्रन लिविंग जो रह रहे हैं कहां पे, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, वहां पे अगर उनके पेरेंट्स मिलने नहीं आए हैं या उनके पेरेंट्स अनफिट हैं, तो इन दैट केस उनको क्या करो, उनको एडॉप्शन पूल में आप लेकर के और आओ, पहले तो आइडेंटिफाई करो एंड देन यू गेट देम इनटू द एडॉप्शन लिस्ट. The court defined unfit guardian as someone who is unable or unwilling for parenting, indulging in drug or alcohol abuse, known to have abused or neglected child, having criminal record, in need of care themselves, mentally unsound, etc. इन्होंने अनफिट गार्जियन को डिफाइन भी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि पुलिस के लिए या स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. A bench headed by Chief Justice of India, that is D.Y. Chandrachud, turned its focus on finding by CARA. यह आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है. Many children authority that many children were living in institutions for over a year with undetermined legal status. उनको legal status पता ही नहीं है कि ये orphaned है, adopted है या फिर वो surrendered है. तो ये जब legal status पता रहेगा तभी तो उनको further adoption के लिए available कराया जाएगा, है ना. All such children should be identified district-wise in the category of unfit parents. ठीक है. और if their parents or guardians have not visited them in the last 1 year or more or vice versa. ठीक है. तो अनफिट पेरेंट्स में ये भी यहां पे डिफाइन किया गया है, ठीक है. The district functionaries should make collaborative efforts to bring more such children into adoption pool, the court said in an 11-page order published late on November 21. The court ordered states and UTs to begin a bi-monthly exercise to identify children in orphaned, adoption, abandoned and surrendered category in the institutions starting December 7th, 2023. The court also directed the states and UTs to compile data on potential children for adoption, especially among these languishing in the child care institutions, and hand over the details to CARA director and the secretary with the Ministry of Women and Child Development by January 31. बहुत अच्छा डायरेक्शन उन्होंने दिए है. It is imperative for states to organize to ensure registration of all OAS children in the district on Carings portal. देखो अब ये Carings portal जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, केयरिंग्स पोर्टल के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है. ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है. द बेंच हाईलाइटेड द ह्यूज मिसमैच बिटवीन चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर लीगल एडॉप्शन एंड द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव adoptive parents according to CARA's online portal and the Child Adoption Resource Information and Guidance System और केयरिंग्स. ये केयरिंग्स का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है. आपको इसके बारे में फुल फॉर्म ही नहीं जानना है, सिर्फ इसके बारे में पूरा डिटेल आपको रखना है. A state-wise breakdown of the figures provided by CARA, represented by Additional Solicitor General Aishwarya Bharti, showed that 2146 children were available for adoption इतने तारीख से पहले, as opposed to this 30,669 prospective adoptive parents have been registered for the in-country adoption as of October 2023. They have to wait between 3 to 4 years for getting a healthy and young child due to the huge mismatch in the number of registered prospective adoptive parents and children available for adoption, the order noted. Further, it also emerged in court that out of 760 districts in the country, only 390 districts have specialized adoptive agency. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने कंट्री में? 760 districts. कितने हैं? 760 districts. Adding to these reasons for the delay in adoption process is the fact that
prospective adoptive parents prefer children up to age of 2 for adoption. CARA's tabulation indicates that 69.4% of registered prospective adoptive parents (PAPs) opt for children in the age group of 0 to 2 years, 10.3% in the age group of 2 to 4 years. तो ये हम लोगों का चॉइस बताया है कि वो लोग कितने लोग क्या चाहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस है ना. इसका आप लोग जो मतलब थोड़ा बहुत डेटा आप लोग ले लो और दो चार केयरिंग्स कारा इसके बारे में आप समझ लो. ठीक है. ये अनफिट गार्जियन का आप डेफिनेशन याद कर लो. अनफिट गार्जियन, अनफिट पेरेंट्स, इनका आप डेफिनेशन याद कर लो. ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर विल स्टॉप इफ आर्म्स आर रिकवर्ड. यहां पे कुछ नहीं, कमांडिंग ऑफिसर है आर्मी ईस्टर्न कमांड के, उन्होंने बोला है कि 4000 फायर आर्म्स लूटे गए हैं और उसमें से सिर्फ बहुत कम ही रिकवर हो पाए हैं. अगर ये सारे के सारे अगर रिकवर हो जाते हैं तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा. ठीक है. दिस इज व्हाट ही हैज सेड. ऑलराइट. शो कॉज नोटिस टू बायजूस इशूड टू बायजूस ऑपरेटर्स. ठीक है. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द फीमा, है ना, ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, has issued show cause notice to Think and Learn Private Limited, which runs education portal Byju's and Byju's Ravindran, based on Enforcement Directorate's complaint alleging contraventions involving 9,362 crore, said the agency on Tuesday. Okay? The statement came hours after through its X handle, Byju's denied media reports insinuating any FEMA violation on its part. The company has not received any such communication from authorities. ठीक है. तो ये सारी चीजें मतलब कि उनके ऊपर कुछ फंड इधर उधर करने का उनके ऊपर आरोप लगा है. ठीक है. तो फीमा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड कोई एक्शन अगर आता है तो बायजूस केस आप लोग याद रखेंगे. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री आस्क्स स्टेट टू एनकरेज यूज ऑफ साथी पोर्टल. साथी पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात तो आप लोग सब लोग जानते ही हो कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. और गवर्नमेंट स्कीम्स थाउजेंड्स हैं. मतलब मान लो 80 तो मिनिस्ट्रीज है मान लो, है ना. उसमें है फिर डिपार्टमेंट्स. ये एग्जांपल मान रहा हूं, 80 मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं. डिपार्टमेंट्स में तो हम जाते ही नहीं है. एक एक मिनिस्ट्री के अगर 10-10 भी होंगे तो कितने स्कीम्स हो रहे हैं? 800 हो रहे हैं. अगर 100 होंगे, 10 तो होंगे नहीं, 100 होंगे तो 8000 होते हैं. तो 8000 को रटना तो बहुत आसान नहीं है, ये याद करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम लोग उसको जरूर याद कर सकते हैं जो करंट अफेयर्स में चल रहा है. और उतने को ही अगर हम लोग याद कर लेते हैं ना, हमारा काम क्लियर हो जाता है. ये साथी पोर्टल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये साथी पोर्टल है क्या, आप बिना पढ़े वहां पे बहुत ये स्टेटमेंट सिंगर के बिना आर्टिकल को पढ़े आप बताओ कि किस चीज से रिलेटेड है, नहीं बता पाओगे. मिनिस्ट्री आस्क्स स्टेट्स टू एनकरेज यूज ऑफ साथी पोर्टल. कौन सी मिनिस्ट्री, किस किस चीज के लिए है ये साथी पोर्टल, है ना. तो इसको हम लोगों को देखना है. ठीक है. तो यहां पे जब हम लोग देखोगे, यहां पे साथी इज एन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एट नो कॉस्ट. ठीक है. तो समझ में आ गया कि ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये दिया जा रहा है. तो मिनिस्ट्री भी अब हम बता सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है. ठीक है. लेकिन हम लोग इस न्यूज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. विद द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओनली 45 डेज अवे, 45 दिन बचे हैं. एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ऑन सैटरडे said they would write to all the states to encourage aspirants to utilize the newly launched portal Sathi self-assessment test and help for entrance exams. For exam preparation, the online coaching platform has been launched by Ministry of Education and IIT कानपुर. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वो क्या हुआ कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड आईआईटी कानपुर. ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. साथी है क्या? इट इज एन ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री. ठीक है. अ बैरियर फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट पे टू एक्सेस एनी सच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैज बीन ब्रिज्ड नाउ.
G S Ganesh, डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर, सेट दिस, ठीक है, वो लोग एसोसिएटेड हैं। साथ ही हैज लॉन्च्ड 45 डे क्रैश कोर्स फॉर एस्पिरेंट्स, ठीक है, साथ ही हैज होस्ट लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, एक्सपर्टली डिजाइंड करिकुलम एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर स्टूडेंट्स टू ब्रश अप देयर नॉलेज। सब कुछ देता है, रिकॉर्डेड लेक्चर देता है, लाइव देता है ना, तो आपको ध्यान रखना है। एक्सपर्टली डिजाइन करिकुलम एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। कितने हैं? अभी तक मात्र 5000 स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड टू द प्लेटफॉर्म, जो कि खराब, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ये खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन वो स्टेट को इसीलिए बोल रहे हैं कि वो लोग अर्ज करेंगे, ठीक है। द पोर्टल यूजेस AI, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए, टू इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स एंड कैन बी कस्टमाइज टू ईच स्टूडेंट स्पेस ऑफ लर्निंग। साथ ही इंटीग्रेटेड AI चैटबोट इंटीग्रेटेड है, हेल्प स्टूडेंट टू अलाइन देयर लर्निंग नीड्स। The initiative is in line with new national education policy है उसके साथ, with the goal to provide inclusive, high quality and even to remote parts of the country. Professor Ganesh added, pan-India mock tests are held every weekend with the same look and feel adopted in the national by the National Testing Agency NTA conduct करती है ना। साथ ही hosts lecture and video content for prepared by प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ IITs एंड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, वहां के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स इसको बनाते हैं, और एम्स के किस लिए? नीट के एंट्रेंस के लिए, ठीक है। करेंटली डिजिटल लर्निंग मटेरियल इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल इन इंग्लिश, हिंदी, उड़ीसा एंड तेलुगु, ठीक है। तो इतने लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो पोर्टल है उसके सारे इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिल जाते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। देखो ये न्यूज ना बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट। नेसेसरी टू हियर द फार्मर्स बिफोर मेकिंग हिम अ विलेन, जस्टिस धुलिया, ठीक है। ये जस्टिस धुलिया है, इन्होंने एक एक्चुअली क्या है कि जो स्टबल बर्निंग होता है ना, तो उसके ऊपर हियरिंग चल रहा था, और उस हियरिंग में ना फार्मर्स थे ही नहीं, ठीक है। तो उसी पे उन्होंने बोला कि फार्मर्स नहीं थे या फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, है ना। तो सब लोग फार्मर्स ये कर रहे हैं, फार्मर्स ऐसे जला दे रहे हैं, फार्मर्स वैसे जला दे रहे हैं, और जिसकी वजह से ये चल रहा है वो चल रहा है, उनको MSP मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए अगर स्टबल बर्निंग करते हैं तो। ये सारी चीजें इस पे बात हो रही थी। इसी पे जस्टिस धुलिया ने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मर्स बिफोर वी मेक देम अ विलेन। तो इसी मामले पे वो बात कर रहे हैं कि इट इज नेसेसरी टू लिसन टू द फार्मर्स बिफोर वी मेक हिम अ विलेन, एंड दैट इज ऑल। इसमें और कुछ खास नहीं है। चीफ मिनिस्टर शुड बी द चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज। अब ये वाला आर्टिकल मुझे पढ़ना था कि ये वाला आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये वाले आर्टिकल में कुछ मुझे ये लॉजिक देंगे क्या, ये क्या लॉजिक देंगे या कुछ आर्ग्यूमेंट देंगे अपने फेवर में कि वाई चीफ मिनिस्टर शुड बी द चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज। बस बट इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि हाँ ये रीजन है। बस इनका कहना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का चांसलर होना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि वो विल ऑफ द पीपल को रियलाइज कर पाएंगे बाय मेकिंग द डिसीजन इन फेवर ऑफ द पब्लिक। बट हम लोग जानते हैं कि अगर नेताओं के इलेक्टेड गवर्नमेंट के फेवर में के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस या इंपैक्ट आ नहीं पाता है। ये चांसलरशिप मिल जाएगा तो पता नहीं उनको क्या ही उसमें वो कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू लुक आउट फॉर द प्रॉस एंड कॉन्स, पॉइंट्स इन प्रॉस एंड पॉइंट्स इन कॉन्स। मुझे पर्सनली अगर मेरा देखा जाए तो आई फील कि चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है ना वो गवर्नर को ही होना चाहिए। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को देते हैं तो मतलब ये मेरे पॉइंटर्स है, मैं बता रहा हूं, अगर चीफ मिनिस्टर को देते हैं तो वो बहुत सारे पॉपुलिस्ट मेजर्स ले सकते हैं। जब इलेक्शन होगा तब एग्जाम नहीं होगा, फिर बहुत सारी चीजें, वो चांसलर के अंडर में बहुत सारे पावर्स होते हैं, है ना, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के कंट्रोल में, और वो सारे कंट्रोल क्या होंगे, मिस हो जाएंगे। ऑलराइट, तो पॉपुलिस्ट मेजर्स लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, राइट। तो अभी इसमें और हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। उनका एक और डिमांड था, और वो डिमांड बड़ा इंट्रिगिंग है। उनका कहना है कि एजुकेशन को ना
आप स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करो, आप उसको कंकरेंट लिस्ट में मत रखो, ट्रांसफर दैट इन द स्टेट लिस्ट। इसके लिए भी उन्होंने कोई कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट उन्होंने नहीं दिया है। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट है। शंकर नेत्रालय के फाउंडर जो हैं एंड विट्रोरेटिनल सर्जन जो हैं Badrinath passes away at 83. Shankar Netralaya, we all know, it has left a huge impact on our nation, right? Tribal activists hail compensation for land regularized under FRA, Forest Rights Act. FRA पे एक मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वाला भी आप जाकर के देख सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें बताई हुई है। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पेज, दैट इज एडिटोरियल। और एडिटोरियल में पहला है द अलार्मिंग काउंटडाउन। अलार्मिंग काउंटडाउन, इसका ये पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। ऑल नेशंस मस्ट स्ट्राइव फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए ये मतलब बोल रहे हैं, है ना, और ये बहुत बड़ा डिमांड है, हम लोग जानते हैं। ये किस रिलेशन में दिया गया है? यूएन का ना एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, ब्रोकन रिकॉर्ड, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। प्रीलिम्स में बोल देगा ब्रोकन रिकॉर्ड इज, है ना, और उसके बाद अ म्यूजिक सीडी और अ म्यूजिक वीडियो और कुछ भी उस तरह से ये पूछ सकता है, और उसको आपको ध्यान रखना है कि ये एक रिपोर्ट है रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन, और मेंस में तो आप इस रिपोर्ट को कोट करेंगे ही कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द टाइटल ऑफ द यूएन लेटेस्ट रिपोर्ट ब्रोकन रिकॉर्ड is a clever pun. Not only does it suggest that previous warnings of the consequences of rising greenhouse gases are being ignored, but also that new ceilings are being breached. देखो, नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात जो है ना, वो बहुत पुराना हो गया कि जीएचजी जो है ना, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। थोड़ा सा इश्यू समझ ले रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और टेम्परेचर को ना बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने की बात हो गई है। और कब का? प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब मान लो इंडस्ट्रियल लेवल के पहले की बात, पहले का जो टेम्परेचर था उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के लेवल में रखना है, और अगर 2 डिग्री सेल्सियस के बिलो रखना है तो उसके लिए इतना एक परसेंटेज दिया हुआ, सर्टेन परसेंटेज दिया हुआ है कि उसके लिए आपको उतना देखना होगा। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है, to keep temperature below 2 degree Celsius emissions by 2030 must be cut, है ना, कितना? 28%, and for temperature 1.5 degree Celsius they need to be shaved by 42%. इतना कट हो ही नहीं सकता है, कौन कट करेगा? Despite many countries having promised to be net zero, meaning no net carbon emissions, the report does not think these promises are credible, and even in the most optimistic scenarios, the likelihood of keeping emissions below 1.5 degree Celsius are 14% only. सिर्फ 14% चांसेस है कि मतलब हो सकता है, पॉसिबल है। इनके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। किसके हिसाब से? यूएन का वो रिपोर्ट जो कि ब्रोकन रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, however, it is not as if Paris Agreement has been infructuous. GHG emissions in 2030 based on policies in place were projected to increase by 16% at the time of adoption of the PA. Today, the projected increase is 3%. तो पेरिस अग्रीमेंट में जो कमिटमेंट हुआ है, उस कमिटमेंट के पहले जो कार्बन एमिशन होने वाला था वो 16% से बढ़ने वाला था, लेकिन आफ्टर पीए इट इज ओनली 3%, राइट? तो दिस इज व्हाट हैव बीन कवर्ड। अब ये एक दिया गया है किस पे? पैरोकियल लॉ। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने क्या किया, जो उन्होंने 75% रिजर्वेशन दिया था लोकल्स को, उस वाले एक्ट को उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं नहीं, ये आपका नहीं चलेगा, ये गलत है। उसी पे इन्होंने उसको पैरोकियल लॉ बोला है। स्टेट नीड्स टू इंप्लीमेंट लेबर राइट्स यूनिफॉर्मली एंड नॉट रिलाई ऑन प्रोटेक्शनिज्म। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ऊपर में तो ये वही वाला इंट्रोडक्शन है कि 30,000 के बिलो वाले जॉब्स में 75% रिजर्वेशन की बात करी गई है, और उसके बाद यहां पे बोला गया है टू लेजिस्लेट ऑन द इशू रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम रिक्रूटिंग पीपल फ्रॉम द ओपन मार्केट। एक तो ये गलत है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट द एक्ट वाज वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी गारंटीड अंडर आर्टिकल 14,
14 को वायलेट कर रहा था, एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 14 और 19 को ये सीधा सीधा वायोलेटिव था, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं, ये एक बोल रहे हैं कि ये आप इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक बेसिकली आर्टिफिशियल वॉल थ्रू आउट द इंडिया क्रिएट करने लग जाएंगे, जैसे कि बाकी स्टेट भी तो उसी तरह का काम करेंगे, तो फिर कहां से ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है, कि और भी मतलब अगर कोई स्टेट इस तरह का करने लग जाए तो, ठीक है ना। तो इस वाले पीस में इतना ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।